नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कारवां। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने और रिहाई की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए। दलील दी गई, ईडी के पास गिरफ्तारी लायक साक्ष्य नहीं है। यह गिरफ्तारी पीएमएलए के प्रावधानों पर खरी नहीं होती। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने नए सबूत मिलने के बाद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। कानून एक चीफ मिनिस्टर और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिसके बदले आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली। एसवी राजू ने कहा, ईडी ने मनी ट्रेल का पता लगा लिया। आप कह सकते हैं कि ईडी दबाव डालता है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट भी सरकारी गवाहों पर दबाव डालते हैं? जांच में पता लगा है कि विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं और कर्मचारियों को भुगतान नकद में किया गया। उस नकदी का हिसाब नहीं है, इस नकदी का स्रोत रिश्वत है। ये 100 करोड़ या उससे थोड़ा कम हो सकता है, एसवी राजू ने कहा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वजन तेजी से गिरा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच में उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। वहीं न्यायालय के आदेश अनुसार केजरीवाल को घर का बना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी अपने एक बयान के कारण मुश्किल में फंसी दिखाई दी। भाजपा ने उनके एक बयान को लेकर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि या तो वो अपने आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें साबित करें, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। भाजपा ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोप से पार्टी और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सामाजिक छवि धूमिल होती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को कानूनी नोटिस भेजे जाने की जानकारी देते हुए कहा, इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। अदालत से संजय सिंह को जमानत की कुछ शर्तें रखी गई। इसमें केस को लेकर कोई टिप्पणी न करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात न करना, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर न जाना शामिल। आपने तो संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होने पर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह वक्त जश्न मनाने का नहीं, यह वक्त संघर्ष करने का। संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। जमानत के बाद तिहाड़ जेल से आप नेता संजय सिंह के रिहाई होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आप नेता संजय सिंह की जमानत होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह समय खुशी मनाने का नहीं, संघर्ष करने का समय। भाजपा प्रवक्ता शाजिया आलमी ने कहा कि संजय सिंह को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। शाजिया आलमी ने कहा कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी में आंतरिक घमासान बढ़ने वाला है। आप सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर उनके पिता दिनेश सिंह ने कहा कि मैं, मेरा परिवार, पार्टी और सभी कार्यकर्ता इसे एक विशेष क्षण के रूप में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हर बूथ की मजबूती का संदेश देते हुए कहा, जनता को मोदी की हर गारंटी पर विश्वास। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक की रोकथाम कानून जैसे सुधारवादी कदम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा, मतदाताओं के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा का चेहरा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम को सराहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट को पर्दे के पीछे एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा ये तीनों भाजपा से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा को नई उम्मीद से देखती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश को आगे ले जाने में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। सीएम साय ने कहा कांग्रेस के इस घटिया बयान का करारा जवाब जनता फिर से देगी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में। यहां से कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। केरल की वायनाड से नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। राहुल का मुकाबला इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। एनी राजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतकर आती हैं तो लोगों के बीच मौजूदगी दर्ज कराएंगी। एनी राजा ने कहा कि मानव वन जीवन संघर्ष भी वहां की बड़ी समस्या है। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए केरल में यूडीएफ को अपना समर्थन देने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हुई। अमित शाह ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस देश को तोड़ना चाह रही है। भाजपा के वायनाड से प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने केरल में एसडीपीआई के यूडीएफ को अपना समर्थन देने के एक तरह से पीएफआई से समर्थन मिलना बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा यही कारण है एसडीपीआई जैसी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में नामांकन दाखिल किया। शशि थरूर लगातार 3 बार से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद के रूप में चुने जा रहे हैं। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कोटा के बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया। ओम बिरला की नामांकन रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। नामांकन के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कोटा के विकास का आश्वासन दिया। जनता से आशीर्वाद बनाए रखने की अपील। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने बालूरघाट से अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के झालावाड़ में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान योजना के फॉर्मूले को डिकोड करते हुए बताया कि किस तरह गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सम्मान की दिशा में काम किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा 2014 में जब मैं यहां आया था तब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग पलायन कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद योगी सरकार ने गुंडों का आतंक रोका और अब गुंडों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया। नागपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आए। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद से अपने पुराने संबंधों को याद किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो से भाजपा उम्मीदवार वीडी शर्मा के समर्थन में नामांकन रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ईरानी अपनी लोकसभा सीट अमेठी में आवास बनवाने के बाद वहां की वोटर बन गई। उन्होंने गौरीगंज के मेदन मवई गांव में अपने लिए घर बनवाया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थामा। लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे दिन स्थानीय शेयर बाजार में गिरावट। दिन के अंत में स्थानीय बाजार लाल निशान पर बंद। कारोबारी इस सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 27 अंक कमजोर होकर 73,876 अंक पर बंद। स्थानीय बाजार के उतार चढ़ाव वाली रुख का प्रभाव निफ्टी पर भी देखने को मिला। दिन के अंत में निफ्टी 0.08% गिरकर 22,434 अंक पर बंद। कच्चे तेल की उच्च कीमतों और विदेशी कोषों की निकासी के कारण रुपयों में गिरावट। 3 पैसे की गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया 83.45 पर बंद। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन सोने की कीमत में तेजी दर्ज। सराफा बाजार में सोने का भाव 830 रुपयों की उछाल के साथ 69,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक शुरू। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में नीतिगत ब्याज दर पर निर्णय। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली यह वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। भारत में वृद्धि की संभावनाओं से उत्साहित ब्रिटिश एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक अक्टूबर में मुंबई और लंदन को जोड़ने वाली एक अतिरिक्त दैनिक उड़ान शुरू करने की तैयारी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नाल्को ने कास्ट मेटल का रिकॉर्ड 4,63,428 मीट्रिक टन उत्पादन किया। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर एयर इंडिया ने फ्लाइंग रिटर्न्स कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। केंद्र सरकार ने काला नमक चावल की किस्म के निर्यात पर अहम निर्णय लिया। सरकार ने 6 निर्दिष्ट सीमा शुल्क केंद्रों के माध्यम से इस पर लगने वाले शुल्क को हटाया। जिंदल स्टेनलेस सितंबर तक जिंदल कोक में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर आगे बढ़ रही है। हाल ही में कंपनी ने 36.49 करोड़ रुपयों में 4.87% शेयर बेचे। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 14.84 लाख करोड़ रुपयों से के संशोधित अनुमान से काफी अधिक दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरधारकों ने प्रतिभूतियां जारी कर 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पूंजी जुटाने के उद्देश्य से शेयरधारकों की बुलाई गई विशेष बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के लिए भारत 3 करोड़ इकाइयों के संयंत्र उत्पादन को पार करने वाला दूसरा बाजार बना। कंपनी ने एक निश्चित समय अवधि में यह रिकॉर्ड स्थापित कर जापान को पीछे छोड़ा। आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2000 मेगावाट की सौर क्षमता की स्थापना की। इस परियोजना के साथ ही कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बनी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत ने वैश्विक स्तर पर देश की उपलब्धि का जश्न मनाया। इस मौके पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि गर्व और खुशी के साथ मैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की टीम 4 अरब लोगों की भोजन परोसने की उपलब्धि के लिए उनको बधाई देता हूं। यह उत्सव खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान की मान्यता है। अमेरिका में हिंदू समुदाय और धार्मिक स्थलों पर बढ़ते आपराधिक वारदातों को देखते हुए अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई। सांसदों ने जांच और उचित कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय विभाग को चिट्ठी लिखी। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजरायली संसद के अंदर कई लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर इस दिशा में सही काम नहीं करने का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत।
बैठक के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए 100 अरब यूरो के फंड देने पर विचार किया जा सकता है। फिनलैंड ने यूक्रेन के साथ 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत फिनलैंड यूक्रेन को 188 मिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्रदान करेगा। लिथुआनिया के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन राष्ट्रपति गितानस नौसेदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल। नौसेदा ने लिथुआनिया और बाल्टिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। ताइवान में आए भूकंप के कारण 9 लोगों की मौत, जबकि 930 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। रिक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता वाले इस भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। भूकंप की चपेट में आने से सैकड़ों इमारतें जमींदोज, वहीं कई जगह लैंडस्लाइड की घटना भी दर्ज। भूकंप से मची तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, भूकंप में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के लोगों के साथ। असामाजिक तत्वों द्वारा नॉर्वे की संसद को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियातन संसद की इमारत की चारों ओर से सड़कों को बंद किया। युगांडा की संवैधानिक अदालत ने समलैंगिकता विरोधी कानून को रद्द करने या निलंबित करने से इनकार कर दिया। यह कानून कुछ समान लिंग कृत्यों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। केन्या के डॉक्टर्स देशव्यापी हड़ताल पर जारी है। उनकी डॉक्टरों की हड़ताल के चलते पूरे पूर्वी अफ्रीकी देश के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता भारत की महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी ने IWF विश्व कप में कांस्य पदक अपने नाम किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग में बिंदिया रानी ने कुल 196 किलोग्राम भार उठाया। बिंदिया रानी ने प्रतियोगिता के क्लीन एंड जर्क इवेंट में 113 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। लंबी दूरी के एथलीट मुरली गावित डोप में फंस गए। एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर वर्ग में रजत पदक जीतने वाले मुरली बीते वर्ष गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल के दौरान डोप पॉजिटिव पाए गए। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर समाप्त। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित नागल को इटली के लोरेंजो सोनेगो के हाथों 1-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हार मिली। श्रीलंका क्रिकेटर दिनेश चांदीमल को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। पारिवारिक कारणों के चलते चांदीमल टेस्ट मैच के चौथे दिन कोलंबो के लिए रवाना हो गए। बेन स्टोक्स आगामी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। उन्होंने आगामी T20 विश्व कप से अपना नाम वापस लिया और इस संबंध में उन्होंने ECB को सूचना दी कि टीम के चयन के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाए। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी साराह ग्लेन वनडे सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर। साराह अपनी चोट से उबर नहीं पाई। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के चलते विवादों में आए AIFF सदस्य दीपक शर्मा को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किया अगले आदेश तक निलंबित। फेनरबाश क्लब के अध्यक्ष अली कोका ने कहा कि वो तुर्की सुपर लीग से हटने पर विचार करेंगे। अली कोका ने कहा कि फेनरबाश वर्षों से रेफरी और अन्य अधिकारियों के अनुचित निर्णयों का शिकार रहा। सऊदी प्रो लीग में खेले गए मुकाबले में अल नस्र ने अभा को 8-0 से हरा दिया। रोनाल्डो ने मैच के पहले 20 मिनट में 2 फ्री किक को गोल में तब्दील किया। इसके बाद टीम ने एक के बाद एक 8 गोल कर डाले। अभा के खिलाफ मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर की 65वीं हैट्रिक पूरी की। रोनाल्डो ने मुकाबले के 11वें, 21वें और 42वें मिनट में गोल डाले। अल हिलाल की भी जीत का दौर जारी। अल उकदूद को 3-0 से उन्होंने मात दी। लगातार रिकॉर्ड 31वीं जीत उन्होंने दर्ज की। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को जारी होगा। फिल्म निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। करण जौहर की चर्चित क्राइम थ्रिलर बेस्ड फिल्म किल का टीजर 4 अप्रैल को जारी होगा। करण ने सोशल मीडिया पर टीजर की एक छोटी झलक शेयर करते हुए दर्शकों को इसकी जानकारी दी। सिनेवर्ल्ड के प्रतिष्ठित समारोह में शुमार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 82वें संस्करण के आयोजन की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 जनवरी 2025 को इसका भव्य आयोजन किया जाएगा।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 तय की। संजय लीला बंसाली की आगामी सीरीज हीरा मंडी का नया गाना तिलिस्मी बाहें रिलीज हो गया। गाने में सोनाक्षी सिन्हा फरदीन के बोल्ड किरदार में नजर आ रही है। रिलीज होने से पहले ही अपने नाम के कारण विवादों में घिरी फिल्म जैन यू की रिलीजिंग डेट टल गई। पहले फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म रामायण की सेट से रणबीर कपूर फोटो तेजी से वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर ने 1 अप्रैल को इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। और फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रेग मैकरे एक्शन का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। क्रेग मैकरे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।